वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आज सामने आई है जब वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीरिस्तान के इलाके में 3G 4G सर्विस शुरू करने का बाकायदा ऐलान किया। इमरान खान साहब का क्या कहना था कि जी भारत इंटरनेट के ज़रिए वज़ीरिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और नौजवानों को उकसाने की कोशिश भी कर सकता है। 4G का ऐलान ताख़ीर से करने की भी ये वजह थी। अब आज से वज़ीरिस्तान में 3G और 4G खुल जाएगा और जनूबी वज़ीरिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उठाया जाने वाला जो इक़दाम है ये बेशक काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीरिस्तान में सेहत कार्ड के इजरा का भी ऐलान किया है। उनका कहना था कि हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा और डैम बनाकर पानी का मसला भी हल करेंगे। नौजवानों को स्कॉलरशिप देंगे और पीछे रह जाने वाले इलाकों में नौजवानों के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी रखेंगे। अब नाज़रीन, आज का दिन भारत और उनके पालतू कारिंदों के मुंह पर अगर मैं कह दूं कि एक तमाचा है तो गलत नहीं होगा। जो वज़ीरिस्तान के लोगों को वर्गला कर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तमाचा पड़ा उनके मुंह पे। और दूसरी जानिब एक और अहम पेशरफ्त यह है कि अमेरिका में ट्रंप के स्याह दौर का इख्तिताम हो चुका है और आज अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी अहम समझी जा रही है। नौ मुंतखब जो सदर हैं जो बाइडन, उनसे अमरीकी अवाम समेत अरकान वतन को भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ते हैं। क्या अमेरिका में तब्दीली की हवा चल पड़ी है? क्या वाकई जो बाइडन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे भी या फिर नहीं? ट्रंप के जाते अरकान वतन के लिए बड़ी तब्दीली क्या आएगी? जो बाइडन के फैसले अमेरिका समेत दुनिया भर की सियासत के लिए कितने तब्दील कुन साबित होंगे, कितने अहम साबित होंगे, इन तमाम मामलों में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत मौजूद मेहमान मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। बहुत शुक्रिया अवान साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटरनेट 3G और 4G सहूलत आज से शुरू करने का ऐलान किया है। आपको पता है कि भारत हमेशा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और फैलाता भी, ये कोशिशें करता है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे को लेकर आज का ये जो इक़दाम है ये आपको कितना अहम दिखाई देता है? थैंक यू अरमान जी। देखिए, एक तरफ तो ये इंतहाई अहम इक़दाम है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने अपने खिताब में पहले न देने की वजह बताई थी वो सिक्योरिटी रीजन थे, क्योंकि हाइब्रिड वॉर में जब अमन भी ना हो और कन्वेंशनल वॉर भी ना हो रही हो तो जो हाइब्रिड वॉर होती है इसमें प्रोपेगेंडा और डिसइंफोलैब में जो कुछ सामने आया वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। इसमें प्रोपेगेंडा, सबवर्जन, सैबोटाज और इन तमाम चीज़ों का सहारा लिया जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया की एक्सेस है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक और इन इंस्टाग्राम से जो कुछ काम हो सकता है वो इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है, लिहाजा इसी वजह से नहीं दिया जाता था। अब जब दे रहे हैं तो इसकी दो वजह हैं। या तो हमने अपने सिग्नल्स और उनको कंट्रोल करने के लिए जो सिक्योरिटी फेंस बिल्ड करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी फेंस, या तो हमने वो बिल्ड कर ली है। और दूसरा वजह ये होती है कि जब अपने लोगों पर एतमाद हो और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो तो हमें पता है कि ये लोग उनके हाथों में खिलौना नहीं बनेंगे। वो जो लोग उनके लिए काम करते हैं वो वैसे ही हमारी सफ़ों में मौजूद हैं और यहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो जब उनकी निशानदेही हो चुकी है तो मेरे ख्याल में ये एक कॉन्फिडेंस है जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान और फॉर्मर फाटा जो इस वक्त KP का हिस्सा है उन लोगों पर एतमाद का इजहार है कि उनको इस काबिल समझा गया कि अब इनको ये फैसिलिटी दे दी जाए। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक तरफ दहशतगर्दों का खात्मा, दूसरी तरफ कबायली इलाके की बहाली, जो मुल्क मुखालिफ कुव्वतें हैं, क्या उनके लिए कुछ जगह बची है मुँह छुपाने के लिए? देखिए फिजा, ये जो आप बात कर रही हैं इससे भी कहीं ज्यादा वहाँ हो चुका है। वहाँ यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मार्केट बन रही है और जो रोड नेटवर्क वहाँ बना है, जो क्रिकेट स्टेडियम बन गए हैं, वहाँ की पुलिस की रसाई हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं। तो वहाँ जो इस वक्त डेवलपमेंट का पेस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक वो लोग दे विल बी एट पार विद द पीपल एट पेशावर, क्योंकि ये लोग ये नेग्लेक्टेड एरियाज थे। अब इनको एट पार लाने के लिए जिस अज़्म का आज प्राइम मिनिस्टर ने इजहार किया और जिस फोकस का, उस फोकस से इन लोगों को एट पार लाया जा सकेगा। और मैं तो उस एरिया में बहुत पहले रहा हूँ, 1980 में, जब वो बिल्कुल फाटा एरिया होता था और बड़ा वीरान और बहुत कम वहाँ के हालात बड़े मुख्तलिफ हुआ करते थे। तो आज अगर वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि कितनी बड़ी मार्केट्स बन गई हैं, कॉलेजेस बन गए हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मार्केट बन रही है, रोड नेटवर्क बन गया है, प्ले ग्राउंड और स्टेडियम बन गए हैं, तो वो तो बिल्कुल एरिया ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो सैबोटाज और सबवर्जन के लिए जो टारगेट होता था, अब हिंदुस्तान को इंशाल्लाह
और उनको कुव्वतों को जो होस्टाइल है, अब उनको वो जगह इंशाल्लाह नहीं मिलेगी और ये जगह जूं जूं श्रिंक होगी। और इसमें मुहिब्बे वतन जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट फाइटर्स रहे हैं हमारे साथ। तो मोहम्मद और इन तमाम ट्राइबल एजेंसी जो पहले एजेंसीज हुआ करती थी, इनके लोग आर्म्ड फोर्सेस में तो बहुत पहले से आते थे और हमारे बड़े अच्छे दोस्तियां थी इनके साथ और बड़े डेडिकेटेड और कमिटेड सोल्जर्स हैं। तो उनकी मजीद मोटिवेशन बेहतर होगी और इंशाअल्लाह वो अपनी हुब्बुल वतनी से दुश्मन के अज़ाइम को डिफीट करेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये जनूबी वज़ीरिस्तान आपको पता है कि हमेशा से दहशत गर्दों के निशाने पे रहा है, बड़ा टारगेट किया जाता है इस जगह को। कबायली अजला का जो इंजमाम रोकने और इंतशार फैलाने की बड़ी बड़ी कोशिशें की गई हैं। अभी जो डिसइंफो लैब ने जो राजों से पर्दा उठाया वो भी आपके सामने, उसमें भी इनका जिक्र किया गया। क्या इन अजला में जो मामूल की बहाली है, इसके बाद आप समझते हैं कि अफगानिस्तान से भारत की जानिब से फिर कोई शरंगेजी का खतरा हो सकता है? आप अफगान बॉर्डर एक्चुअली बहुत बेहतर समझते हैं, बहुत तवील है, बहुत खतरनाक है। यकीनन फिजा उसमें जो 2-3 काम हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, वो तो हमें पता है कि जब तक पूरा बॉर्डर फेंस नहीं होता और इलीगल क्रॉसर के रास्ते तमाम बंद नहीं हो जाते, उस वक्त तक वल्नरेबिलिटी रहेगी। फिर जब तक ये 30 लाख के करीब अफगान रेफ्यूजीज जिनकी अब 2 नस्लें यहाँ आबाद हो चुकी हैं, इंटर मैरिजेज हो चुकी हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन और वो नहीं हो जाती और जिनको वापस जाना है अफगानिस्तान में, जब तक वो नहीं चले जाते तो उस वक्त तक फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ गई हैं। इनको हमने अभी मज़ीद बेहतर बनाना है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंशाअल्लाह चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी और ये रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। एक वक्त ये अफगान अपने मुल्क में वापस भी चले जाएंगे और बॉर्डर फेंस जब मुकम्मल हो जाएगी और पोस्टों पे हमारे तमाम पूरा बॉर्डर 2620 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है, ये जब मुकम्मल तौर पे फेंस हो जाएगा तो इस शरंगेजी के इम्कानात बहुत मसदूद हो जाएंगे। वो जिन कुव्वतों की तरफ वो इशारा कर रहे थे, उनमें आप देखें, इसमें अभी कोई छुपाने वाली बात है नहीं। फजलुर रहमान ने क्या कहा था, इस जो फॉर्मर फाटा को जब शामिल किया जा रहा था बड़े कौमी धारे में, उसने कहा था ये कौम ने इज्तमाई खुदकुशी कर ली है और इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है। ये तो उनकी और अचकजई की सोच थी और वो चाहते थे कि ये खिता ऐसा रहे जहां उनका कंट्रोल रहे और इन ट्राइबल लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जब वो मुहिब्बे वतन लोग अब मेन कौमी धारे में आ गए हैं तो इनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ी अमेरिका के हवाले से बात कर रहे थे। जो बाइडेन ने बतौर सदारती उम्मीदवार जो इमिग्रेशन से मुतालिक ट्रंप के इकदाम हैं, आपको पता होगा कि उसको अमरीकी इक़दार पर हमला तक करार दे दिया है। जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं सदर ट्रंप से कितनी मुख्तलिफ होंगी आपके मुताबिक? यानी दुनिया की सियासत में किसी किस्म की तब्दीली मुतवक्के है और अगर होगी तो किस तरह की तब्दीली आपको नज़र आती है? फिजा ये बहुत कब्ल अज़ वक्त है कुछ कहना, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये रिवायती सियासतदान है, बहुत एक्सपीरियंस हैं। कब के ये सेनेटर और सेनेट की फॉरेन कमेटी में भी रहे हैं, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ओबामा के साथ 8 साल, और ये इस तरीके से बहुत एक्सपीरियंस इंसान है और ये रिवायती सियासतदान है। ये एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चलेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी का इन्हें पहले से बहुत अच्छी तरह समझ है और ये अपनी पॉलिसीज को लेकर उस तरीके से चलेंगे जहां कॉन्फ्रंट्रेशन, मेरी जाती ख्याल ये है कि वो पहले के मुकाबले में बहुत कम होगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम उम्मा के इसलिए करके गए हैं कि उन्होंने जिस नहज पे इजराइल को पहुंचा दिया उसने मुस्लिम उम्मा में बड़ी डिवीजन क्रिएट कर दी। जब तेल अवीव से जेरूसलम कैपिटल ले गए, वहां एक बहुत बड़ा धचका लगा पैलेस्टीनियन कॉज को और मुस्लिम उम्मा को। फिर जब उसकी रिकग्निशन के लिए मुस्लिम उम्मा के अंदर ममालिक के ऊपर प्रेशर ला के उन्होंने उनको तस्लीम कराने के लिए एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जो अभी तस्लीम करने ही जा रहे हैं या कुछ कर चुके हैं, तो उस वजह से भी हालात ख़राब हुए। फिर ईरान के साथ वो न्यूक्लियर मुआहदे से बाहर निकल गया, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज अभी तक उधर उस मुआहदे पे कायम है, तो उन्होंने ईरान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने मुस्लिम उम्मा का बड़ा नुकसान किया। फिर मुसलमानों की इमिग्रेशन, जो 59 कंट्रीज थी, वो लोग जब मुसलमान अमेरिका जाएंगे तो उनके ऊपर बहुत पाबंदियां लग गई थी, जिनको आज जो बाइडेन खत्म करने जा रहे हैं।
लेकिन इसमें डिसाइसिव फैक्टर होगा कि अमेरिका चीन के खिलाफ या चीन के साथ किस तरह के ताल्लुकात को लेके आगे चलना चाहता है। उनका जो कंपटीशन है वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन किस तरीके से चलेंगे, क्या वो एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करेंगे या कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करते हुए ट्रेड भी करेंगे, अपनी पॉलिसीज को भी बढ़ावा देंगे और कन्फ्रंटेशन को कम करेंगे, ये फैक्टर बुनियादी तौर पर डिसाइड करेगा। लेकिन बहुत अहम बात यह है जो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को अभी, हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं या जो बड़े लेवल पे सोचते हैं लोग, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि इस रीजन में पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब कर चुका है, वो चीन है, और अमेरिका भी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब कर चुका है और वो हिंदुस्तान है। तो जब दोनों के पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अलग हैं, तो अब साउथ एशियन पॉलिसी में दोनों का वजन अपने अपने पलड़े में रहेगा। ये ताल्लुकात इन बड़े दो मुल्कों के जितने नॉन कॉन्फ्रंटेशनल होंगे, इतने रीजन में अमन और लास्टिंग डेवलपमेंट होगी, और अगर वहाँ कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रहता है तो फिर खिते में उस तरीके का अमन या उस तरीके की जो फिजा जिसको हम समझ रहे हैं, शायद वो बिल्ड ना होने पाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।